आपके अपने YouTube चैनल अनुराग सर क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का है। लगातार दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही से तैयारी कराते जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दी, वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ। ओके, और 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, बाकी दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो क्लास 11 केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका क्या है पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसे नहीं देखा जाएगा जरूर देख लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट पे जाइए तो क्रम से दोस्तों आपको क्या है वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला हमारा क्वेश्चन है आयनिक बंध बनने के लिए अनुकूलित परिस्थितियां समझाइए। तो आयनिक बंध आबंध या बंध बनाने के लिए अनुकूलित परिस्थितियां निम्न प्रकार से। पहला क्या है, पहला उदासीन परमाणु से संबंधित धनायनों एवं ऋणायनों की बनने की सरलता। दूसरा है धनायनों एवं ऋणायनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि। तीसरा आयनिक आबंध निम्न आयन एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच सरलता से बनते हैं। ओके, तो ये आपके दिए हुए हैं आयनिक बंध बनने के लिए अनुकूलित परिस्थितियां तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्कोनी काप का नियम उदाहरण से लिखिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दोस्तों इसे तैयार कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है। इसमें इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन के युग्म बंध पर योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। उदाहरण के साथ आपको बताना है। ओके, उदाहरण है प्रोपीन पर क्या है आपका HBr के योग में 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाता है। ओके, जो किसी प्रकार से आपका ये दिया हुआ। ओके, क्या बताया जाए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। असममित एल्कीन युग्म बंध का योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, तो ये भैया योग कर रहा है, ये इसका साथ किसके साथ योग हो रहा है, इसका योग हो रहा है। ओके, ये दोनों का क्या हो रहा है, ये अभिकारक है, दोनों का योग हो रहा है। ओके, दोनों की क्रिया हो रही है, तो इसमें ऋणात्मक भाग, तो इसमें ऋणात्मक जो हमारा भाग है वो हमारा Br है, ये हमारा क्या है ऋणात्मक भाग। ओके, तो ऋणात्मक भाग ये हमारा Br है, उस कार्बन परमाणु पर जाता है जो क्या है न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इसमें ये आपके देखिए 3 कार्बन दिए हुए हैं, अब 3 कार्बन से एक से जुड़ेगा, तो उसमें से जुड़ेगा जिसके पास क्या हाइड्रोजन कम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके मतलब यहाँ आपके 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ आपका एक ही हाइड्रोजन भैया, ये इसके पास बहुत कम है। ओके, तो इसके साथ आपका क्या है ऋणात्मक वाला भाग जुड़ जाएगा, मतलब Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसलिए आपका बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो भाई ये बता जा रहे हो, अच्छे से याद रख लीजिएगा कि असममित एल्कीन युग्म के बंध का योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाता है जहाँ न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जो कार्बन क्या है न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण को समीकरण से लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देख लेते हैं फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में कार्बनिक अभिकारक मिलाने पर बेंजीन नाभिक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है तथा बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया क्या है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या चाहिए पड़ता है आपका निर्जल ZnCl3 की उपस्थिति में होता है, जिसमें क्या है बेंजीन में कार्बनिक अभिकारक मिलाने पर, बेंजीन में क्या है कार्बनिक अभिकारक में मिलाना है, तो इसमें हमें क्या हो जाएगा बेंजीन में हमें कार्बनिक अभिकारक। ओके, तो यहाँ हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि बेंजीन का हमारा ये है, बेंजीन में क्या है कार्बनिक अभिकारक मिलाया, तो CH3Cl मिला दिया या CH3COCl मिला सकते हैं। तो हमने कार्बनिक अभिकारक मिला देते हैं, तो बेंजीन का क्या है आपका हाइड्रोजन परमाणु, इसमें आपका एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर इसमें क्या जुड़ जाएगा, इसमें आपका हाइड्रोजन एक हट जाएगा और इसमें क्या जुड़ जाएगा CH3 आपका जुड़ जाएगा। ओके, और जो H निकलेगा वो क्या है Cl बन जाएगा, तो HCl बन रहा है, इस प्रकार से आपका बन रहा होगा। तो ये हमारा क्या टॉल्यूइन बन गया, तो ये आपके कहलाएगी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आपका ऑक्सीकारक, तो आप चयन को उदाहरण से समझाइए। इंपॉर्टेंट ऑक्सीकारक क्या है, वही अभिकर्मक जो किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है अर्थात उसके ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। उदाहरण के साथ ये आपका दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अपचायक क्या है, वह अभिकर्मक जो किसी पदार्थ का अपचयन करता है अर्थात उसके ऑक्सीकरण अंग में क्या है कमी करता है, अपचायक कहलाता है। सिंपल परिभाषा दी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव उस धातु की प्रकृति तथा विलयन में उपस्थित धातु के आयनों की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मानों की तुलना करने के लिए इनके इलेक्ट्रोड विभव के मान मानक परिस्थितियों में निर्धारित किए जाते हैं।
इनमें धातु आयन की सांद्रता 1 ग्राम आयतन प्रति लीटर या बिलियन की तापमान 298 केल्विन रखा जाता है। इन परिस्थितियों में प्राप्त हुए इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। थोड़ा समझ कर याद करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका श्रृंखला समयावता को एक उदाहरण से समझाइए। ओके, तो श्रृंखला समयावता दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या स्थिति समयावता और क्रियात्मक समयावता बता चुका हूँ, तो आपका उसमें भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था। श्रृंखला समयावता क्या है? कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं के आपस में विभिन्न प्रकार से जुड़ने के कारण उत्पन्न होती है। इसे क्या है? श्रृंखला समयावता कहते हैं। सूत्र के साथ माध्यम से आपको समझाया, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बर्फ है जल से हल्की होती है क्यों? तो देख लेते हैं हम। तो हम जानते हैं कि पिघलने पर सभी ठोस पिंडों का घनत्व कम हो जाता है, परंतु बर्फ इसका अपवाद है। बर्फ के क्रिस्टल बनते समय बर्फ के अणु में हाइड्रोजन बंध इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन 4 चतुष्फलकीय हाइड्रोजन परमाणु से घिरा होता है, जिसके कारण एक क्या है, खुले पिंजरे जैसी संरचना निर्मित होती है, जिसमें चारों ओर काफ़ी खुला स्थान रह जाता है, जिससे बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है। यह पानी से क्या हल्की होने के कारण उस पर क्या तैरती है। ओके, तो इसके किसके रीजन क्या है? चतुष्फलकीय, इसमें जो एक संरचना बन जाती है। ओके, खुले पिंजरे जैसी, और जिसमें क्या हो जाती है, बीच में गैप हो जाता है। गैप में क्या है? हवा भरी रहती है, जिससे क्या है ये हल्की हो जाती है जल की तुलना में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉल्बे अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सही से लिखना है। कॉल्बे अभिक्रिया देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो कॉल्बे अभिक्रिया क्या है? ये आप क्लास 12 ही पढ़ेंगे। कॉल्बे अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन विद्युत अपघट्ट में हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसे क्या है? बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस बार से आपको समझाएगा, थोड़ा समझ के तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, प्रेरक प्रभाव तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में अंतर, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार जरूर कर लीजिएगा। प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में अंतर। होगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। तो प्रेरक प्रभाव क्या है? यह एक स्थायी प्रभाव है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव सिग्मा बंध युक्त अणुओं में देखा जाता है, प्रेरक प्रभाव, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यह प्रभाव पाई बंध युक्त अणुओं में देखा जाता है। ओके, प्रेरक प्रभाव में क्या है? यह कार्बन श्रृंखला पर विद्युत ऋण समूह आ जाने के कारण उत्पन्न होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक द्विआबंध तथा त्रिआबंध युक्त कार्बनिक अणुओं में देखा जाता है। तो इस प्रकार से दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है, PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी यौगिक में अंतर लिखिए। कोई 3 आपसे अंतर पूछे जा रहे हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। तो विद्युत और सहसंयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अंतर। तो विद्युत संयोजी यौगिक क्या है? यह अधिक क्रियाशील यौगिक है। ओके, उदाहरण दिया हुआ है। सहसंयोजी यौगिक क्या है? यह कम क्रियाशील यौगिक है। विद्युत संयोजी यौगिक क्या है? ये जल में विलय होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक ये समानता जल में अविलय होते हैं। ओके, विद्युत सहसंयोजी यौगिक यह जल में आयनिक होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक जल में आयनिक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपका अंतर दिया है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलिफेटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में कोई 3 अंतर लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो एलिफेटिक यौगिक गंधहीन होते हैं, जबकि आपका एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार की गंध होती है। एलिफेटिक यौगिक बिना धुएं के ज्वाला देकर साथ जलते हैं, जबकि एरोमेटिक यौगिक को जलाने पर वे धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। एलिफेटिक यौगिक योग क्रियाएं सफलतापूर्वक प्रदर्शित करते हैं, जबकि एरोमेटिक यौगिक योग अभिक्रिया सफलतापूर्वक प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपका दिया, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों तथा आयनों में तारांकित जो स्टार बना हुए, तो तारांकित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। जिन में स्टार बताया मैं उनकी क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, जब पिछली वीडियो थी आपकी 3 अंकी वाली, उसमें मैंने आपको जो आपके दिए थे तत्व उनके यौगिक, उनके मैंने आपको क्या है सल्फर की, उनमें से मैंने क्या है ऑक्सीकरण संख्या निकाली थी। और इसमें मैं क्या है अलग अलग तत्व की पूछी जा रही होगी। तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको निकालनी है। जिस प्रकार से आपका ये दिया हुआ, जैसे पहला है हमारा, इसमें मैं क्या, अब देखिए आपका किस में लगा हुआ है, नाइट्रोजन में लगा हुआ स्टार। ओके, तो हमें इसकी नाइट्रोजन की इसमें ऑक्सीकरण संख्या की बतानी होगी। तो हमें जिसकी बतानी पड़ती है उसको हमें क्या है x मान लेना पड़ता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका इसमें निकाला गया है। आगे देख लेते हैं, इसके आगे देख लेते हैं, इस प्रकार से पूरा सॉल्व किया गया है और यहाँ आपका आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है Mn। ओके, मैग्नीशियम में हमारा लगा हुआ स्टार, तो हम इसकी निकाल ली, किस प्रकार से निकली गई है, सिंपल है आपका, देख सकते हैं आप। ओके, हम Mn का हमने x मान लिया, पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं भैया, 4 है। तो 4 और ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है। ओके, तो माइनस आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ आपकी इस साइड आपका क्या दिया हुआ है, आपका
ओके, ऋण लगा हुआ तो हमारा यहाँ -1 रहेगा, ये आपका जाएगा इस साइड से प्लस में। ओके, सॉल्व करेंगे तो प्लस आपके 7 आ जाएगा। ओके, तो मैग्नीशियम इस पार से निकाला गया है। अच्छा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट इसी बार से ये भी हमारा दिया हुआ है, ये हमें ये दिए हुए हैं। इसमें हमें क्या है, इन तीनों में हमें क्या है, mn की क्या है, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अंक निकालना। होगे उसी विधि से निकाला जैसे ऊपर निकाला गया। होगे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पूरा आपको मैंने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आपको दिया हुआ। ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र बताना है, पहले हमारे बेंजीएल्डिहाइड का, फिर एसीटोन का, फिर एथाइल एसीटेट का। हो गए तो संरचना सूत्र लिखना है। तो बेंजीएल्डिहाइड का आपका संरचना सूत्र आपका ये होता है, एसीटोन का आपका ये दिया हुआ है। ओके, फिर इसका विस्तार से भी आप लिख सकते हो। फिर आपको एथाइल एसीटेट का आपका सूत्र ये दिया हुआ है। संरचना सूत्र बस आपको लिखना है। ओके, तो इस बार से हो जाता है, तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाजी आसमान विधि का नामांकित चित्र। केवल नामांकित चित्र बनाना, 10 बार से आपके प्रभाजी आसमान की विधि का आपको चित्र दिया हुआ है। तैयार एक बार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हुए तो समझ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है, डेनियन सेल का नामांकित चित्र पूछा जा रहा है बनाने के लिए। तो ये आपका दिया है डेनियन सेल का नामांकित चित्र, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या टॉप 16 इसमें क्वेश्चन बताए। इससे पहले ही मैं आपको 3 अंकी वाले बता चुका हूँ, उन्हें भी आपको तैयार कर लीजिएगा। बाकी 2 अंकी बता दिए, 3 अंकी कंप्लीट हो जाते हैं। बस तो नेक्स्ट भी कवर करते जा रहा हूँ। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाके क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर किया। तो कोई डाउट है कमेंट आप जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।